नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के ऊपर कई राजवंशों ने शासन किया था। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम इन्हीं राजवंशों के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू जो भी एग्जाम में पूछेंगे इनके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरी भी देखेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है प्राचीन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मालवा। मालवा जो हाल का जो मालवा क्षेत्र है, पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर एक प्राचीन शहर है उज्जैन। ठीक है, मध्य भारत के मालवा पठार पर सबसे प्रमुख शहर था उज्जैन। ठीक है, तो मालवा जो क्षेत्र है वहां पर अभी उज्जैन नाम है। ठीक है, तो ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व मध्य भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। मालवा जो क्षेत्र है ना, ये जो 600 ईसा पूर्व का जो टाइम था वहां पे ये राजनीतिक केंद्र रूप में सबसे ज्यादा उभरा था। ठीक है, शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का उपयोग किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मगध। मगध ने सबसे पहले भारत के अंदर यानी दुनिया में ही सबसे पहले हाथियों का उपयोग युद्ध में किया था। राजा पोरस ने हाइडिस्पास का युद्ध जो हुआ था, हाइडिस्पास क्या था, जो झेलम नदी है, जो बाहर के लोग उसको हाइडिस्पास नाम से जानते थे। तो राजा पोरस ने हाइडिस्पास युद्ध में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पूरा अखंड भारत का निर्माण किया था, पूरे भारत पे इसने विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसलिए इसके लिए जो युद्ध लड़े थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, वहां पर भी इन्होंने हाथियों का यूज किया। हाथी अशोक की सेना के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो इसके आगे चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश में एक आगे राजा आया था अशोक। तो अशोक ने भी हाथियों को अपनी सेना में सबसे आगे रखा। ठीक है, तो अशोक ने भी हाथियों का यूज किया था। तो सबसे पहले जब बात की जाए तो वो था मगध, जिसके अंदर हाथियों का यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन आता, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर किसका शासन था। तो दोस्तों जब सिकंदर भारत पर आया तब भारत में नंद वंश का शासन था। नंद वंश की स्थापना जो महापद्मनंद ने की, और आखिरी शासन नंद वंश का वो था धनानंद का। तो देखते हैं दोस्तों, सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो सबसे शक्तिशाली राज्य भारत में था मगध। मगध पे उसमें नंद शासन का राज्य था, नंद वंश का शासन था। इस राजा के पास लगभग 2 लाख लोगों की पैदल सेना थी, 80,000 घुड़सवार थे दोस्तों, 8,000 रथ थे और 6,000 युद्ध हाथियों की एक विशाल सेना थी। तो आप समझिए इस राजा के पास कितनी बड़ी सेना थी। जो इस वंश का उस समय धनानंद का शासन था दोस्तों। तो धनानंद के पास लगभग 2 लाख लोगों की केवल पैदल सेना थी और 6,000 युद्ध हाथी थे। तो ये बहुत संख्या में होते थे दोस्तों। तो इतनी बड़ी सेना के साथ यहाँ पे भारत में मगध का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी दोस्तों। तो इसका आंसर है अजातशत्रु। नाम से ही पता चल रहा है ये अजातशत्रु अपने बाप का ही शत्रु निकला। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या किया था, उनके पिता थे बिंबिसार। तो बिंबिसार जो मगध जिसकी राजधानी तत्कालीन राजगिर हुआ करती थी, हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। मतलब मगध पर जो हर एक राजवंश है उसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार बहुत अच्छा राजा था, उसने मगध की काया पलट दी थी, बहुत अच्छा काम किया था। बट उसके बाद में इसका बेटा जब बड़ा हो गया तो बेटे ने अपने बाप यानी बिंबिसार को गिरफ्तार कर लिया और कैद में डाल दिया, और सिंहासन पर बैठने के लिए और बाप की हत्या भी कर दी इसने बाद। ठीक है, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी मगध राज सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट आता दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि मगध पर कौन कौन से शासक आए थे और कब आए थे, ताकि हमें आगे की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बृहदर्थ वंश सबसे पहले अननोन जो पता चला है, वहां से सबसे पहले बृहदर्थ वंश ने मगध पर शासन किया, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 544 ईसा पूर्व तक। दोस्तों मैंने पिछली कुछ क्लासेज में बताया था, ईसा पूर्व से पहले हम जो सालों की गणना करते हैं उल्टी करते हैं। तो 600 से लेकर 544 ईसा पूर्व तक बृहदर्थ वंश ने यहाँ पे मगध पर शासन किया है। ठीक है, तो इसका बृहदर्थ वंश का एक प्रमुख शासक या प्रसिद्ध शासक था, वो था जरासंध। ठीक है, जरासंध बृहदर्थ वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। बृहदत्त के बाद आ गया था दोस्तों हर्यक वंश। तो हर्यक वंश 544 से लेकर 413 ईस्वी तक, लगभग दोस्तों 130 साल तक हर्यक वंश चला। तो हर्यक वंश की तो संस्थापक था वो था बिंबिसार, जो अभी हमने रिसेंटली बात की। बिंबिसार का पुत्र भी एक बहुत प्रसिद्ध शासक था हर्यक वंश का, अजातशत्रु और उदार। ये हर्यक वंश का शासनकाल था। हर्यक वंश के बाद आता दोस्तों मगध पर शिशुनाग वंश का शासनकाल। शिशुनाग वंश 413 से लेकर 345 ईस्वी तक यहाँ पे इसका शासनकाल चला।
ये भी दोस्तों 80 साल के आसपास 70-80 साल तक इन्होंने शासन किया मगध पे। और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने, इसके खुद के नाम पे इसने वंश चलाया था। और इसका जो प्रसिद्ध शासक था इस वंश का, जिसका नाम है कालाशोका। कालाशोका इस शिशुनाग वंश का एक प्रमुख या प्रसिद्ध शासक रहा है। फिर आता दोस्तों नंद वंश। नंद वंश मतलब जब सिकंदर भारत पे आता उस समय की बात है। तो नंद वंश की स्थापना हुई थी 345 में, महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की थी। 322 ईस्वा पूर्व तक ये नंद वंश का शासन चला था। तो महापद्मनंद इसका संस्थापक था। और अंतिम शासक की बात करें तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये हो गए दोस्तों 4, 600 से लेकर लगभग 300 ईस्वा पूर्व तक ये 4 यहाँ पे राजवंश आ गए थे जो मगध पर इन्होंने शासन किया। अब आता है मगध की काया पलटने वाला या मगध का सबसे बेहतरीन जो राजवंश रहा वो है मौर्य राजवंश। यहाँ पे स्थापना होती है मौर्य राजवंश की 322 ईसा पूर्व में, और लगभग 184 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पे मगध पर शासन किया। और इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में बनाया और पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित किया मौर्य राजवंश को। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे इस मौर्य राजवंश में बहुत प्रसिद्ध शासक आए, जैसे अशोक महान, आपने नाम सुना। अशोक महान बहुत ही महान शासक रहा मौर्य राजवंश का। उसके बाद बिंदुसार, ऐसा चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार का अशोक महान। ठीक है, तो ये लोग जो मगध राजवंश को मौर्य राजवंश का एक स्वर्णिम इतिहास बना देते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में होती है और 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश चलता है। शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, प्रसिद्ध शासक रहा इसका अग्निमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का। और लास्ट में आता है दोस्तों तो ईसा पूर्व में बात करें तो हम कर्ण वंश। कर्ण वंश 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक यहाँ पे मगध पर शासन करते हैं। और इसका जो प्रसिद्ध जो यहाँ पे जो शासक था, जो इसका संस्थापक शासक था वो था वासुदेव कर्ण। वासुदेव कर्ण कर्ण वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। दोस्तों ये था लगभग 600 साल का तो ईसा पूर्वी इतिहास था मगध का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट काल था जिसके अंदर मगध पर अलग अलग राजवंशों ने शासन काल किया। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा महाविहार स्थल कहाँ है? दोस्तों नालंदा जो महाविहार है वो है बिहार के अंदर। बिहार जो अभी वर्तमान बिहार है, पहले मगध हुआ करता था। वहाँ पर ही देश का लगभग सब कुछ काम चल रहा था तत्कालीन जो मगध साम्राज्य थे। तो 2000 साल पहले मगध आज का बिहार है। ठीक है, तो नालंदा भारत में मगध आधुनिक बिहार के प्राचीन साम्राज्य में एक महाविहार था। ये बड़ा बौद्ध मठ था। तो मतलब जो तत्कालीन मगध था दोस्तों, वहाँ पर ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान लिया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था बिहार। ठीक है, अगला आता दोस्तों सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला? तो दोस्तों सिकंदर और पोरस दोनों ने झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी के यहाँ पे डेरा डाला था। दोस्तों इस झेलम नदी को जो यूनानी हुआ करते थे, दोस्तों यूनानी इसको हाइडेस्पेस नदी के नाम से जानते थे। और ये जो हाइडेस्पेस नदी है, तो ये लड़ाई हुई थी, हाइडेस्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी। और आधुनिक जो पंजाब है, पंजाब के यहाँ पे झेलम नदी के तट पर यहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी। सिकंदर महान और राजा पौरव साम्राज्य के राजा पोरू या राजा पोरस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, राजा पोरस को पोरू भी कहते थे और ये जो राजा पोरू थे पौरव साम्राज्य के एक राजा थे। ठीक है, तो इनके बीच ये लड़ाई होती है। नेक्स्ट आता है राजा खारवेल। राजवंश के सबसे महान शासक थे, कौन से राजवंश के थे दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताते ये राजा खारवेल थे। ये कलिंग, जो कलिंग है ना, तो उड़ीसा, आज का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वो कलिंग हुआ करता था। बिहार वाला क्षेत्र मगध हुआ करता था और कलिंग क्षेत्र था उड़ीसा वाला। तो उड़ीसा के जो तत्कालीन कलिंग के यहाँ पे प्रसिद्ध राजवंश के शासक थे राजा खारवेल। इन्होंने ईसा पूर्व पहली ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईसा पूर्व के आसपास पर यहाँ पे कलिंग पर शासन किया। ठीक है, या अगला क्वेश्चन आता दोस्तों मगध का अंतिम महान शासक राजवंश कौन सा था? अभी हम मगध के जो राजवंश पढ़े थे दोस्तों वो थे ईसा पूर्व के। अब जो अंतिम महान की बात करें तो वो ईसा मसीह के बाद का शासन काल आ जाता है। ठीक है, तो अभी जो 600 साल का हमने पढ़ा था वो ईसा पूर्व का था। अभी जो अंतिम महान की बात करें वो ईसा मसीह के बाद का दौर। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। इन्होंने लगभग 30 ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी तक भारत पर राज्य किया था। ठीक है, तो इस जो गुप्त राजवंश था इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 30वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो ये था मगध का अंतिम महान राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिम्मेदार है? दोस्तों
मगध का उत्थान जो शुरुआत में किया था ईसा पूर्व में, वो था बिंबिसार ने। बिंबिसार एक महान राजा था, इसने मगध की काया पलटने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद बिंबिसार के बाद में यहाँ पे मौर्य राजवंश आता है, उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया था। सबसे पहले बिंबिसार ने काम किया। तो बिंबिसार 543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 491 में हुई थी, जब इसके बेटे अजातशत्रु ने इसको मार दिया था। इन्होंने बौद्ध लेखन में प्रसिद्ध राजगृह शहर की स्थापना की थी, जो एक प्रसिद्ध शहर है राजगृह, पहले इसकी राजधानी भी हुआ करती, इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु इसको मार के गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने मौर्य वंश का तुरंत उत्तराधिकारी बनकर मगध साम्राज्य पर शासन शुरू किया? तो दोस्तों मौर्य के बाद में यहाँ पर आए थे शुंग। शुंग राजवंश ने तुरंत मौर्य राजवंश के बाद में यहाँ पे मगध पर शासन शुरू कर दिया। तो इसके संस्थापक हुए थे, वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे मगध पर अपना राजवंश स्थापित किया दिया। लगभग शुंगों ने यहाँ पे 100 साल तक अपना राज संभाला था मगध के ऊपर। पुष्यमित्र के शुंग साम्राज्य की सीमा पंजाब से लेकर नर्मदा नदी के दक्षिणी क्षेत्रों तक फैली थी, मतलब काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में यहाँ पे उस समय भी था। ठीक है, शुंगों तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध से स्थानांतरित हो गया था। जो कनिष्क आया था बाद में यहाँ पे मगध का शासक, उसका शासनकाल में जो राजनीतिक गतिविधि थी कहाँ पे स्थानांतरित हो गई थी? मगध से। तो मगध से इन्होंने अपने जो राजनीतिक शक्ति सारी थी वो पेशावर, जो वर्तमान पेशावर है, तत्कालीन फिरोजपुर जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, वहां पर अपनी सारी राजनीतिक गतिविधि स्थानांतरित कर दी कनिष्क ने। नेक्स्ट आता दोस्तों, मगध का अंतिम नंद शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उखाड़ फेंका था। दोस्तों मगध का जो अंतिम शासनकाल था चंद्रगुप्त आने तक, वो था नंदवंश। नंदवंश का अंतिम राजा था धनानंद। दोस्तों हुआ क्या था, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। तो वहां पे नालंदा के एक प्रसिद्ध आचार्य थे चाणक्य। आचार्य चाणक्य धनानंद के पास गए। धनानंद को बोला कि भारत पर आक्रमण हो सकता है, यानी मगध पर आक्रमण हो सकता है, और आप इसकी बचाने के लिए, मतलब इसके आक्रमण को बचाने के लिए कुछ सेना तैयार रखो या इसके आक्रमण के लिए अपनी तैयारी रखो। धनानंद चाणक्य की बात से बहुत बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और चाणक्य को बड़ी सभा में बेइज्जत करके बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे चाणक्य कसम खाते हैं धनानंद को कि तेरे जो वंश है उसको जड़ से खत्म करूंगा। तो नंद वंश की जड़ें किसने खत्म की? चाणक्य ने, चंद्रगुप्त की सहायता से। तो मगध के अंतिम नंद वंश का शासक था धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उखाड़ फेंका था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, आपको पता है। जो कौटिल्य थे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे दोस्तों, और राजनीतिक शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। दार्शनिक और चंद्रगुप्त मौर्य के शाही सलाहकार हुआ करते थे कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आजीविका थे। आजीविका क्या थे दोस्तों? आजीविका बुद्ध के समकालिक संप्रदाय। ठीक है, जो भगवान बुद्ध हुए थे उसके समकालीन संप्रदाय थे। आजीविका भारतीय दर्शन के नास्तिक या हेटेरोडॉक्स लोगों का एक विद्यालय हुआ करता है, एक प्रसिद्ध विद्यालय स्कूल थे, जो भी माने आप। ठीक, कथित तौर पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मखल्ली गौशाला द्वारा स्थापित ये प्रमुख श्रमण आंदोलन था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? श्रमण आंदोलन था। और वैदिक धर्म, प्रारंभिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था। ठीक है, तो मतलब इन तीनों, जो वहाँ पे वैदिक धर्म चल रहा था और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, जैन धर्म का एक मुख्य प्रतिद्वंदी था आजीविका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ फेंकने का सारा उल्लेख इसमें दिया गया? तो दोस्तों ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ फेंकने का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों ये जो नाटक है 4वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में विशाख दत्त नाम के एक महान राइटर ने इसकी रचना की थी, मुद्रा राक्षस नाम के एक ग्रंथ की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के या मगध के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को इस मौर्य राजा के शासनकाल में दरबार में भेजा। दोस्तों सेल्यूकस सिकंदर के बाद में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को यहाँ पे भारत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। अब क्या हुआ था, सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने अपनी यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भारत भेजा। तो दोस्तों मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार और राजनयिक था। इसने भारत के ऊपर, मगध के ऊपर, तत्कालीन मगध के ऊपर जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान में एक इंपॉर्टेंट किताब भी लिखी, बहुत ही फेमस रही, जिसका नाम था इंडिका। ये बहुत किताब फेमस हुई। बाद में सेल्यूकस ने क्या किया था, अपनी बेटी जिसका नाम था हेलेना,
हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी और यहीं रहने लग गया। ठीक है, तो लास्ट में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज यहीं रह गया और उसकी किताब लिखी थी इंडिका की किताब लिखी और बाद में अपनी बेटे की शादी भी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? दोस्तों, शिलालेखों का काम शुरू करवाया था अशोक ने पूरे भारत में अपने शिलालेख बनाने शुरू कर दिए थे। लगभग 268 से लेकर 332 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। तो इसने चट्टानों स्तंभों पर शिलालेख की एक श्रृंखला बना दी थी। पूरे तो सांची के स्तूप वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारे काम अशोक ने किए थे। अशोक ने शिलालेखों पर धर्म और अहिंसा से जुड़ी सारी नीतियों का, विश्वासों का यहाँ पे जिक्र करवाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो शिलालेखों का काम अशोक ने काफी अच्छा किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बात की थी भारत के मगध साम्राज्य के बारे में। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें। और हमारे और भी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर हैं, और भी शॉर्ट्स यूट्यूब पर चैनल है, वो सारे आप देखिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।